लेक्चर 26 व्याख्यान 26 राग का सिद्धांत स्वावृत्ति। हमने बार बार और कुछ देर पहले भी यौन निसर्ग वृत्ति और अहम निसर्ग वृत्ति के विभेद की चर्चा की है। सबसे पहले दमन से यह प्रकट हुआ कि वे किस तरह एक दूसरे का विरोध करती हैं, फिर किस तरह यौन वृत्तियां आभासित पराजित हो जाती हैं और उन्हें चक्करदार प्रतिगामी मार्गों से अपनी संतुष्टि करनी पड़ती है और वहां अवेद्य परिस्थिति में रहने से उन्हें अपनी पराजय की क्षतिपूर्ति या हर्जाना मिल जाता है। इसके बाद यह मालूम हुआ कि उन दोनों का शुरू से ही आवश्यकता रूपी मालकिन से भिन्न भिन्न संबंध होता है और इसीलिए उनके परिवर्तन भिन्न भिन्न होते हैं और यथार्थता सिद्धांत के प्रति उनके भिन्न रुख हो जाते हैं। अंत में हम यह मानते हैं कि हम यह देख सकते हैं यौन वृत्तियों का चिंता की भाव दशा से अहम निसर्ग वृत्तियों की अपेक्षा अधिक नजदीकी संबंध होता है और यह निष्कर्ष सिर्फ एक महत्वपूर्ण बात में अब भी अधूरा मालूम होता है। इसके समर्थन में हम यह एक और उल्लेखनीय तथ्य पेश कर सकते हैं कि भूख या प्यास की जीतों की जो दो सबसे अधिक प्राथमिक आत्म संरक्षणात्मक निसर्ग वृत्तियां हैं, उनकी संतुष्टि के अभाव का यह परिणाम कभी नहीं होता कि वे चिंता में परिवर्तित हो जाए, जबकि असंतुष्ट राग का चिंता में परिवर्तन, जैसा कि हमने बताया है, एक बहुत सुविदित और बहुत बार वैज्ञानिक रूप से प्रेक्षित किया गया है। यौन और अहम निसर्ग वृत्तियों में विभेद करने के कारणों पर आपत्ति नहीं उठाई जा सकती। सच पूछिए तो मनुष्य में यौन प्रवृत्ति का एक विशेष व्यापार के रूप में अस्तित्व होने से यह विभेद स्वयं ही मान लिया जाता है। प्रश्न सिर्फ यह रह जाता है कि इस विभेद को कितना महत्व दिया जाए, हम इसे कितना मूलगत और निर्णायक मानना चाहते हैं। इसका उत्तर इस बात पर निर्भर है कि यौन निसर्ग वृत्तियां अपने शारीरिक और मानसिक व्यक्त रूपों में दूसरी निसर्ग वृत्तियों से जो हमने उनके मुकाबले में रखी हैं, भिन्न रूप में कितनी दूरी तक चलती हैं, उसके बारे में हम क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इन अंतरों से पैदा होने वाले परिणाम कितने महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं। निसर्ग वृत्तियों के दो समूहों की आधारभूत प्रकृति में निश्चित अंतर मानने में हमारा कोई प्रयोजन नहीं है और वैसे देखा जाए तो इनमें कोई अंतर समझना कठिन भी होगा। वे दोनों हमारे सामने मनुष्य की ऊर्जा के स्रोतों के वर्णन के रूप में आते हैं और यह विवेचना कि वे मूलतः एक हैं या सारथ भिन्न हैं और यदि वे एक हैं तो वे एक दूसरे से अलग कब होते हैं, सिर्फ इन अवधारणाओं के आधार पर ही नहीं की जा सकती। उन्हें तो उनके आधार रूप में मौजूद जैविकीय तथ्यों के ऊपर खड़ा करना होगा। इस समय हमें उनके बारे में बहुत ही कम जानकारी है और यदि हम अधिक भी जानते होते तो मनोविश्लेषण के कार्य में उनकी कोई प्रासंगिकता नहीं थी। स्पष्टता हमें इस बात से भी कोई खास लाभ नहीं होगा कि हम जुग की तरह सब निसर्ग वृत्तियों के आद्य एकत्व बल दें और उनसे प्रवाहित होने वाली सब ऊर्जाओं को राग या लिबिडो कहें। तब हमें लिंगी या यौन और अलिंगी या अयौन राय मानना होगा, क्योंकि ऐसे किसी तरीके से यौन या लैंगिक कार्य को मानसिक जीवन के क्षेत्र से हटाया नहीं जा सकता। पर राग शब्द यौन जीवन के नैसर्गिक बलों के लिए सुरक्षित है और यह उचित भी है जैसे कि हमने अब तक इसका प्रयोग किया है। इसलिए मेरी राय में यह प्रश्न कि यौन और आत्म संरक्षण की निसर्ग वृत्तियों में सर्वथा औचित्यपूर्ण अंतर कितनी दूर तक किया जा सकता है, मनोविश्लेषण के लिए अधिक महत्व नहीं रखता और न मनोविश्लेषण इसका उत्तर देने की क्षमता रखता है। जैविकीय दृष्टिकोण से ऐसे अनेक संकेत अवश्य मिलते हैं कि यह अंतर महत्वपूर्ण है। कारण यह कि जीवित जीव पिंड का यौन कार्य ही एक ऐसा कार्य है जो व्यष्टि से बाहर प्रवृत्त होता है और अपनी स्पीसीज से संबंध जोड़ता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस कार्य के प्रयोग से व्यष्टि को सदा लाभ ही नहीं होता जैसा कि उसकी अन्य चेष्टाओं से होता है, बल्कि इस कार्य में अत्यधिक सुख मिलने का इसमें उसे ऐसे खतरे भी पैदा हो जाते हैं जो उसके जीवन को संकट में डाल देते हैं और प्रायः उस पर बहुत बोझ डालते हैं। व्यष्टि के जीवन का कुछ अंश बाद की पीढ़ी के लिए ये एक स्वभाव या प्रवृत्ति रूप में संरक्षित करने के वास्ते संभवतः बिल्कुल विशिष्ट विपचक प्रक्रमों की आवश्यकता होती है जो अन्य सब कार्यों से
बिल्कुल भिन्न होता है और अंत में व्यष्टि जीव पिंड जो अपने आप को सबसे महत्वपूर्ण समझता है और अपनी यौन प्रवृत्ति को अन्य प्रवृत्तियों की तरह अपनी निजी संतुष्टि का साधन समझता है। जैविकीय दृष्टिकोण से पीढ़ियों या संततियों की एक श्रेणी में एक अवान्तर कथा या उपाख्यान की तरह ही है। यह जन्म प्लाज्म का जो वास्तव में अमृत से संपन्न है एक अल्पजीवी उपांग मात्र है जिसकी तुलना किसी और चीज से भी की जा सकती है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि हमने अहम राग और आलम्बन राग के पारस्परिक संबंध के बारे में एक विचार बनाया था जिसे मैं प्राणी शास्त्र के एक दृष्टांत से स्पष्ट कर सकता हूँ। जीवन के सरलतम रूपों की कल्पना कीजिए जो बहुत ही कम भिन्नित जीवद्रव्यीय प्रोटोप्लाज्मिक पदार्थों की छोटी सी संहति होते हैं। उनमें से कुछ उभार निकलते हैं जिन्हें स्यूडोपोडिया या कूटपात कहते हैं, जिनमें जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म बहकर आता है, पर वे अपने इन उभारों को फिर वापस खींच लेते हैं और अपने आप को एक संहति बना सकते हैं। उभार निकालने की इस घटना की तुलना हम आलम्बनों पर राग के विकिरण से करते हैं, जबकि राग की अधिकतम मात्रा अभी अहम के अंदर ही होगी। हम यह अनुमान करते हैं कि प्रकृत अवस्थाओं में अहम राग बिना कठिनाई के आलम्बन राग में रूपांतरित हो सकता है और इसे फिर पीछे खींचकर अहम में लीन किया जा सकता है। इन अवधारणाओं की सहायता से अब मानसिक अवस्थाओं की एक पूरी श्रेणी की व्याख्या की जा सकती है। या जरा और विनीत ढंग से कहा जाए तो प्रकृत जीवन की दशाओं का राग सिद्धांत की शब्दावली में वर्णन किया जा सकता है। उदाहरण के लिए प्रेम अनुभूति की अवस्था, अब अंग रोगों की और नींद की दशाओं के प्रति मानसिक रुख। नींद की अवस्था के बारे में हमने यह कल्पना की थी कि इसका आधार बाहरी जगत से अपने आप को हटा लेना और सो जाने की इच्छा को प्रबल करना है। हमने देखा था कि रात का मानसिक व्यापार जो स्वप्नों में प्रकट होता है सोने की इच्छा का प्रयोजन पूरा करता है और इसके अलावा यह एकमात्र अहम मूलक प्रेरकों से नियंत्रित होता है। राग सिद्धांत के प्रकाश में हम और आगे बढ़कर यह कह सकते हैं कि नींद वह अवस्था है जिसमें आलम्बनों के सब आच्छादन, चाहे वे रागात्मक हो या अहम मूलक हो, त्याग दिए जाते हैं और उन्हें फिर अहम में खींच लिया जाता है। कैसे नींद में मिलने वाली ताजगी और आम थकावट के स्वरूप पर नई रोशनी नहीं पाती। सोने वाला हर राग जिस अवस्था में चला जाता है उसका गर्भाशय के भीतर की स्थिति के आनंदमय एकांत से सादृश्य इस प्रकार मानसिक पहलुओं से पुष्ट और अति स्पष्ट हो जाता है। सोने वाले में राग वितरण की आदिम अवस्था परम स्वरति फिर पैदा हो जाती है जिसमें राग और अहम सौहित अब भी स्वतः स्वावलंबी स्व में एक और अभिन्न होकर इकट्ठे रहते हैं। यहाँ दो बातें कहना उचित होगा। प्रथम तो स्वरति की अवधारणा और अहंकार में कैसे विभेद किया जाए। मेरी राय में स्वरति अहंकार की रागात्मक पूरक है। जब कोई आदमी अहंकार की बात करता है तब वह संबंधित व्यक्ति के स्वहितों की ही बात सोच रहा होता है, पर स्वरति उसकी रागात्मक आवश्यकताओं की संतुष्टि से भी संबंध रखती है। इन दोनों को अलग अलग जीवन में व्यवहारिक प्रेरक रूप में बहुत दूर तक देखा जा सकता है। कोई आदमी बिल्कुल अहंकारी हो सकता है और साथ ही अहंकारी आलम्बनों के प्रति वहां तक प्रबल रागात्मक रूप से जुड़ा हुआ भी जहां तक किसी आलम्बन से होने वाली राग संतुष्टि में उसके अहम की आवश्यकता पूरी होती है, तब उसका अहंकार यह व्यवस्था कर लेगा कि आलम्बन के प्रति उसकी इच्छाओं से उसके अहम को कोई चोट ना पहुंचे। कोई आदमी अहंकारी होता हुआ प्रबल स्वरति वाला अर्थात आलम्बनों की कोई आवश्यकता अनुभव न करने वाला भी हो सकता है और उसकी स्वरति का रूप वह भी हो सकता है जिसमें सीधे यौन संतुष्टि की जाती है या वे भावना के ऊंचे रूप भी हो सकते हैं जो यौन आवश्यकताओं से पैदा होते हैं और जो आमतौर से प्रेम कहलाते हैं और जिन्हें कामुकता या विषय वासना से भिन्न समझा जाता है। इन सब स्थितियों में अहंकार स्वतः स्पष्ट अचर अंश होता है और स्वरति परिवर्ती अंश होता है। स्वार्थ या अहंकार का उल्टा शब्द परार्थ किसी आलम्बन को राग से आच्छादित करने का वाचक नहीं है। इसमें आलम्बन से यौन संतुष्टि की इच्छा का अभाव होता है, पर जब प्रेम की दशा पूर्ण तीव्रता पर आ जाती है तब परार्थ और किसी आलम्बन को राग से आच्छादित करना एक ही बात हो जाती है।
साधारणतया यौन आलम्बन अहम की स्वगति का एक अंश अपनी ओर खींच लेता है, जो आलम्बन के यौन अति मूल्यांकन यौन आलम्बन को बहुत अच्छा मानने में दिखाई देता है। यदि इसमें आलम्बन के प्रति प्रेषित और प्रेमी के अहंकार से उत्पन्न पदार्थ को भी जोड़ दिया जाए तो यौन आलम्बन सर्वोच्च हो जाता है। इसने अहम को पूरी तरह निगल लिया है। मैं समझता हूँ कि इन शुष्क वैज्ञानिक कल्पनाओं से आप बोझ अनुभव कर रहे होंगे। इसलिए स्वरति की अवस्था और पूर्ण प्रेम, तीव्र प्रेम के आर्थिक वैषम्य का एक कवि वर्णन आपके सामने पेश करता हूँ। यह मैं गैटे के वेस्टोस्टिक लिख ढीवन मैं जुलेखा और उसके प्रेमी में एक हुए संवाद से ले रहा हूँ। जुलेखा कहती है, सब सहमत है, हो वे विश्व विजेता, दास या कि जनसाधारण, अपने आपे का रहना ही है धरती का सुख सच्चा। इसके रहने पर सब जीवन ग्राह्य और इसको रखने को ही सभी त्याग स्वीकार। राग ही है और राग ही रहता है, चाहे वह आलम्बनों से युक्त हो या स्वयं अहम से युक्त हो, और वह कभी भी अहम मूलक सौहितों में रूपांतरित नहीं होता। इसी तरह इसका उल्टा भी समझिए, और यह कथन यौन निसर्ग वृत्तियों और अहम निसर्ग वृत्तियों के भेद को, जिस पर हमने आलोचनात्मक विचार किया है, प्रकट करने का एक और तरीका है, और इस विभेद को हम और बातें खोज निकालने के उद्देश्य से तब तक मानते रहेंगे जब तक कि वह निरर्थक सिद्ध न हो। आपके दूसरे आक्षेप से भी एक उचित प्रश्न पैदा होता है, पर वह एक मिथ्या नुक्ते की ओर जाता है। आलम्बन वाद का वापस खिंचकर अहम में आ जाना निश्चित ही रोगजनक नहीं है। यह सच है कि नींद शुरू होने से पहले हर रात यह बात होती है और जागने पर उल्टा प्रक्रम होता है। जीवद्रव्यीय प्रोटोप्लाज्मिक अणु प्राणी अपने उभारों को भीतर खींच लेता है और अगली बार फिर उन्हें बाहर निकाल देता है। पर जब कोई सुनिश्चित बड़ा जबरदस्त प्रक्रम राग को अपने आलम्बनों से हट आने के लिए मजबूर करता है, तब यह बिल्कुल दूसरी ही बात होती है। जो राग तब स्वरति वाला बन चुका है, वह अब अपने आलम्बनों पर वापस नहीं लौट सकता, और राग के मुक्त संचरण के रास्ते की यह रुकावट निश्चित रूप से रोगजनक सिद्ध होती है। प्रतीत होता है कि एक निश्चित सतह से ऊपर स्वरतिक राग का संचय असह्य हो जाता है। यह कल्पना सुसंगत होगी कि इसी कारण आलम्बनों को इसने आच्छादित किया कि अहम को अपना राग इसलिए मजबूरन आगे भेजना पड़ा ताकि वह इसके अति संचय से रोगी न हो जाए। यदि हमें डेमेंसिया प्रीकॉक्स रोग पर विस्तार से विचार करना होता तो मैं आपको स्पष्ट बताता कि जो प्रक्रम राग को अपने आलम्बनों से अलग करता है और उसके फिर उन पर लौटने के मार्ग को रोकता है, उसका दमन के प्रक्रम से निकट संबंध है और उसे इसका एक दूसरी ओर का हिस्सा ही समझना चाहिए। जो भी हो, पर जब आपने यह देखा कि इन प्रक्रमों को जन्म देने वाली आरंभिक अवस्था जहाँ तक हमें इस समय मालूम है वहाँ तक दमन के प्रक्रमों से प्रायः अभिन्न होती है, तब आपको अपना आधार कुछ परिचित भूमि पर पता चलेगा। द्वंद्व भी वही प्रतीत होता है और वह उन्हीं दोनों बलों के बीच चल भी रहा मालूम होता है, क्योंकि उदाहरण के लिए हिस्टीरिया के परिणाम की अपेक्षा यहाँ परिणाम भिन्न है। इसलिए इसका कारण स्वभाव या मनोविन्यास में कोई अंतर ही हो सकता है। इन रोगियों में राग परिवर्धन का दुर्बल स्थान परिवर्धन की दूसरी ही कला में पाया जाता है। निर्णायक बद्धता, जो आपको याद होगा, लक्षण निर्माण के प्रक्रम को शुरू करती है, एक दूसरे स्थान पर संभवतः प्राथमिक स्वरति की अवस्था में होती है, जिस पर डेमेंसिया प्रीकॉक्स अंत में लौटता है। यह विशेष उल्लेखनीय बात है कि स्वरतिक स्नायु रोगों के लिए हमें राग के बद्धता बिंदु परिवर्धन की उन कलाओं पर मानने पड़ते हैं जो हिस्टीरिया या मनोग्रस्ता रोग की कलाओं से बहुत पहले होती है। पर आप सुन चुके हैं कि स्थानांतरण स्नायु रोगों के अध्ययन से हम जिन अवधारणाओं पर पहुंचे हैं वे हमें स्वरतिक स्नायु रोगों के स्पष्टीकरण में भी, जो व्यवहारतः बहुत अधिक तीव्र होते हैं, सहायक होती हैं। उन दोनों में बहुत अधिक सादृश्य है। आधारतः वे एक ही वर्ग की घटनाएं हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि इन रोगों की, जो असल में मनश्चिकित्सा का विषय है, स्थानांतरण स्नायु रोगों का विश्लेषण से प्राप्त ज्ञान न होने पर व्याख्या करने की कोशिश करना कितना व्यर्थ कार्य है। डेमेंसिया प्रीकॉक्स के लक्षणों से जो तस्वीर बनती है और यह बहुत परिवर्तित होती है,
उसका रूप राग को आलम्बनों से पीछे की ओर धकेलने से पैदा होने वाले लक्षणों और अहम में स्वगति के रूप में उसके संचय मात्र से ही निर्धारित नहीं होता। अन्य घटनाएं भी प्रमुख रूप से मौजूद होती हैं और उनका कारण भी प्रयत्न जो राग अपने आलम्बनों पर फिर पहुंचने के लिए करता है, और इसलिए जो पुनः स्थापन और स्वास्थ्य राग के प्रयत्नों के संवादी होते हैं। असल में ये ध्यान खींचने वाले मुखर लक्षण होते हैं। इनका हिस्टीरिया के लक्षणों से और कभी कभी मनोग्रस्तता रोग के लक्षणों से बहुत सादृश्य दिखाई देता है, पर फिर भी वे हर दृष्टि से भिन्न होते हैं। प्रतीत होता है कि डेमेंशिया प्रिकॉक्स में राग के अपने आलम्बनों पर अर्थात अपने आलम्बनों के मनोबिंबों पर पहुंचने के प्रयत्न सफल हो जाते हैं और वे उनके को जो छाया मात्र होते हैं अर्थात उनसे जुड़ी हुई शाब्दिक प्रतिबिंबों या मूर्तियों अर्थात शब्दों को अपने साथ मिला लेते हैं। यहाँ इस प्रश्न पर अधिक विचार नहीं किया जा सकता, पर मेरी राय में राग की इस उल्टी प्रक्रिया से हमें कुछ यह पता चल जाता है कि चेतन मनोबिंब के बीच वास्तविक अंतर क्या है। अब हम ऐसी जगह पहुंच गए जहां से आगे विश्लेषण कार्य बढ़ाने की आशा होती है। जब हमने अहम राग का उदाहरण बनाने का निश्चय किया था, उसके बाद हम स्वागतिक स्नायु रोगों के रहस्य को समझने लगे। हमारा लक्ष्य यह था कि इन रोगों में होने वाले गतिकीय कारकों का पता लगाएं और साथ ही अहम को पूरी तरह समझकर मानसिक जीवन के बारे में अपने ज्ञान का विस्तार करें। हम अहम के जिस मनोविज्ञान पर पहुंचना चाहते हैं उसकी बुनियाद हमारे अपने अवबोधनों से प्राप्त होने वाली सामग्री पर नहीं खड़ी की जा सकती। राग की तरह इसकी बुनियाद का आधार भी अहम के विक्षोभों और विखंडनों के विश्लेषणों को ही बनाना होगा। जब हम इस अधिक बड़े कार्य को कर लेंगे तब स्थानांतरण स्नायु रोगों के अध्ययन से राग की गति के बारे में प्राप्त अपने मौजूदा ज्ञान के बारे में शायद कुछ भी नहीं सोचेंगे, पर अभी हम इसकी ओर बहुत अधिक नहीं बढ़े हैं। जो विधियां स्थानांतरण स्नायु रोगों के लिए फायदेमंद रही उनसे स्वागतिक स्नायु रोगों का अध्ययन नहीं किया जा सकता। इसका कारण आपको अभी बताया जाएगा। इन रोगियों के साथ सदा यह होता है कि कुछ दूर घुस जाने के बाद सामने एक पत्थर की दीवार आ जाती है जिसे पार नहीं किया जा सकता। आप जानते हैं कि स्थानांतरण स्नायु रोगों में भी इस तरह की प्रतिरोध की रुकावटें आती हैं, पर उन्हें थोड़ा थोड़ा करके हटा देना संभव है। स्वागतिक स्नायु रोगों में प्रतिरोध अलग होता है। हम दीवार के ऊपर से गर्दन निकालकर वहां की अवस्था की एक दो झांकियां ही ले सकते हैं, इसलिए हमें अपनी पुरानी विधि के स्थान पर अन्य विधियां अपनानी होगी। इस समय हमें यह पता नहीं है कि हमें कोई और विधि प्राप्त करने में सफलता होगी या नहीं। इन रोगियों के पास सामग्री की कमी नहीं होती, वे बहुत कुछ मसाला हमारे सामने रखते हैं, यद्यपि वह हमारे प्रश्नों के उत्तर के रूप में नहीं होता। इस समय हम इतना ही कर सकते हैं कि जो कुछ वे कहते हैं उसका स्थानांतरण स्नायु रोगों के अध्ययन से प्राप्त जानकारी के प्रकाश में अर्थ लगाएं। रोग के इन दोनों रूपों में मौजूद सादृश्य इतना अधिक है कि उनसे हम विचार संतोषजनक रीति से शुरू कर सकते हैं। इस रीति से हमें कितनी सफलता मिलेगी यह अभी देखना है। हमारे आगे बढ़ने के रास्ते में इसके अलावा और भी कठिनाइयां हैं। स्वागतिक रोग और उनसे संबंधित मनोरोग की गुत्थी स्थानांतरण स्नायु रोग के विश्लेषण की दीक्षा पाए हुए प्रेक्षकों द्वारा ही सुलझाई जा सकती है, पर हमारे मनोचिकित्सक मनोविश्लेषण का अध्ययन नहीं करते और हम मनोविश्लेषकों को मनोचिकित्सा के रोगी बहुत कम दिखाई देते हैं। हमें ऐसे मनोचिकित्सक पैदा करने होंगे जिन्होंने अपने कार्य की तैयारी के रूप में मनोविश्लेषण की दीक्षा पाई हो। इस दिशा में एक प्रयत्न अमेरिका में किया जा रहा है। यहाँ अनेक प्रमुख मनोचिकित्सक मनोविश्लेषण पर अपने छात्रों को व्याख्यान देते हैं और संस्थाओं और आश्रमों के अध्यक्ष डॉक्टर अपने रोगियों को इस सिद्धांत के प्रकाश में देखने की कोशिश करते हैं। फिर भी हमें स्वागति की दीवार के ऊपर से झांकने का मौका मिला है और अब मैं आपको वे बातें बताऊंगा जो मैं समझता हूं कि हमने इस दिशा में नई पता लगाई है। मौजूदा मनोचिकित्सा ने वर्गीकरण करने के जो यत्न किए उनमें पैरानोइया रोग की जो सिस्टमैटिक इंसैनिटी अर्थात व्यवस्थित पागलपन का जीर्ण रूप है। स्थिति बड़ी अनिश्चित है, पर इसमें कोई संदेह नहीं
कि डेमेंशिया प्रीकॉक्स से उसका नजदीकी संबंध है। मैंने तो बल्कि यह प्रस्ताव किया है कि इन दोनों को मिलाकर पैराफ्रेनिया कहना चाहिए। पैरानोइया के रूपों का वर्णन भ्रम की वस्तु के अनुसार किया जाता है। उदाहरण के लिए महानता का भ्रम, सताए जाने का भ्रम, प्रेम पात्रता का भ्रम, एरोटामेनिया इत्यादि। हम यह आशा नहीं करते कि मनश्चिकित्सा इसकी व्याख्या करने की कोशिश करेगी। उदाहरण के लिए मैं इस यत्न का उल्लेख करूंगा जो इनमें से एक लक्षण को दूसरे से निकालने का व्युत्पन्न करने के लिए बौद्धिक समीकरण द्वारा किया गया था। जिस रोगी में अपने आप को सताया गया मानने की प्राथमिक प्रवृत्ति होती है, वो इससे यह निष्कर्ष निकालता है कि अवश्य ही बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है और इसलिए उसमें महानता का भ्रम पैदा हो जाता है। हमारे विश्लेषणीय अवधारणा के साथ महानता का भ्रम आलंबनों को आच्छादन से खींचे गए राग द्वारा अहम के फुलाव का सीधा परिणाम होता है। पहले वाले शुरू के सैसवीय रूप के वापस आ जाने से एक परवर्ती स्वरति आरंभ हो जाती है, पर सताए जाने के भ्रमों के रोगियों में हमें जो चीज दिखाई देती है उन्हें पकड़कर हम कुछ दूर तक चल सके। प्रथम तो हमने यह देखा कि अधिकतर उदाहरणों में सताने वाला और सताए जाने वाला व्यक्ति दोनों एक ही रिंग के होते हैं। यह सच है कि इसकी हानि रहित व्याख्या की जा सकती है, पर कुछ अवस्थाओं में जिनका बारीकी से अध्ययन किया गया, यह पता चला कि उसी रिंग का वह व्यक्ति ही जो रोगी के प्रकट होने पर उसे सबसे अधिक प्रिय था, रोग पैदा हो जाने के बाद सताने वाला बन गया। इससे उसका एक और परिवर्तन साहचर्य के सुविदित तरीकों से संभव हो जाता है, जिससे एक प्रिय व्यक्ति के स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति ले आया जाता है। उदाहरण के लिए पिता के स्थान पर मालिक या सत्तारूढ़ व्यक्ति ले आए जाते हैं। इन प्रेक्षणों से जिनकी बीच बीच में लगातार पुष्टि होती रही, हमने यह निष्कर्ष निकाला कि सताने का भ्रमोन्माद या परसिक्यूटरी पैरानोइया के द्वारा व्यक्ति अपने आप को समकामी आवेग से, जो बहुत प्रबल हो जाता है, बचाता है। अनुरागपूर्ण भावना का घृणा में परिवर्तन, जैसा कि सुविदित है, प्रेम और घृणा के आलम्बन के जीवन का गंभीर खतरा बन सकता है। तब रागात्मक आवेगों के चिंता में परिवर्तन का संवादी है, जो कि दमन के प्रक्रम का नियत परिणाम होता है। इसके दृष्टांत के लिए मैं इस तरह से उस रोगी का मामला पेश करता हूँ जो मेरे सामने आया था। एक तरुण डॉक्टर को अपने रहने की जगह से इसलिए दूर भेजना पड़ा क्योंकि उसे एक प्रोफेसर के पुत्र के जीवन को, जो पहले उसका सबसे बड़ा दोस्त था, खत्म करने की धमकी दी थी। वह कहता था, इस दोस्त में अमानव सी शक्तियां हैं और मेरे प्रति बहुत बुरे इरादे हैं। हाल के वर्षों में रोगी के परिवार पर जो विपत्तियां आई थी और उसे सार्वजनिक और निजी जीवन में जो बुरे दिन देखने पड़े थे, उस सबके लिए वह उसे ही दोषी ठहराता था। पर इतनी ही बात नहीं थी, उस दुष्ट दोस्त और उसके प्रोफेसर पिता ने ही युद्ध करवाया था और रूसियों को सीमा पर बुलाया था। उसने हजारों तरह से उसके जीवन को बर्बाद किया था। हमारे रोगी का यह निश्चय था कि इस बदमाश की मौत से दुनिया की सब बुराई दूर हो जाएगी। फिर भी उसके प्रति उसका पुराना प्रेम इतना प्रबल था कि जब उसे अपने शत्रु को सामने देखकर गोली मारने का मौका आया, तब वह निष्क्रिय हो उठा। रोगी से मेरी जो थोड़ी बातचीत हुई, उसने यह पता चला कि उन दोनों व्यक्तियों की यह घनिष्ठ मैत्री उनकी स्कूल के दिनों से चली आती थी। कम से कम एक मौके पर वह मित्रता की सीमाओं का उल्लंघन कर गई थी। उन्होंने एक रात इकट्ठे बिताई थी और इस अवसर पर पूर्ण संभोग किया था। रोगी में स्त्रियों के प्रति कभी कोई ऐसी भावना नहीं पैदा हुई थी जो उस आयु में ऐसे आकर्षक व्यक्तित्व वाले आदमी में पैदा होनी स्वाभाविक थी। उसका एक सुंदर और अच्छे घराने की लड़की से वचनबद्ध सगाई से पहले बातचीत तय होना हुआ था, पर उसने इस कारण उस बंधन को तोड़ दिया कि उसका प्रेमी उसके प्रति बहुत उदासीन था। बरसों बाद उसका रोग ठीक उस समय शुरू हुआ जबकि वह पहली बार एक स्त्री को पूर्ण यौन संतुष्टि देने में सफल हुआ था। जब उसने कृतज्ञता और प्रेम के आवेश में उसे अपनी बाहों में भर लिया, तब उसे एकाएक एक अनुभव हुआ कि मेरे सिर के चारों ओर तेज चाकू की धार सी चल रही है और पीड़ाकार रहस्यमय घाव हो गया है। बाद में उसने इस संवेदन को दिमाग को नंगा करने के लिए पोस्टमार्टम अर्थात मरणोत्तर कार्य के समय किए जाने वाले कटाव जैसा बताया। और चूंकि उसका मित्र रोग शरीर शास्त्री या पैथोलॉजिकल एनाटोमिस्ट था, इसलिए वह धीरे धीरे इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उसने उस औरत को प्रलोभन के रूप में भेजा होगा। बाद में उन दूसरी बातों के विषय में उसकी आंखें खुलने लगी जिसके द्वारा उसके पुराने दोस्त ने उसे सताया था
पर उन उदाहरणों का क्या होगा जिनमें सताने वाला सताए जाने वाले से भिन्न लिंगता है और इसलिए जिनसे इस रोग के विषय में हमारी इस व्याख्या का खंडन होता दिखाई देता है। यह समकामी राग से बचाव है। कुछ समय पहले मुझे इस तरह के रोगी की जांच करने का मौका मिला और ऊपर दिखाई देने वाले विरोध या खंडन के पीछे मुझे उसकी पुष्टि होती हुई मिली। एक नौजवान लड़की यह समझती थी कि एक आदमी जिसके साथ वह 2 बार घनिष्ठ संबंध कर चुकी थी उसे सताता था। असल में पहले उसका भ्रम एक स्त्री के विरोध था जिसे माता का स्थानापन्न समझा जा सकता है। उस आदमी के साथ दूसरी बार मिलने के बाद उसने भ्रमात्मक मनोबिंब को स्त्री से पुरुष पर स्थानांतरित किया। इस प्रकार इस उदाहरण में भी यह शर्त पूरी होती है कि सताने वाला उसी लिंग का है जिसका सताए जाने वाला। वकील और डॉक्टर से शिकायत करते हुए रोगी ने अपने भ्रम की पहली वाली कला की चर्चा नहीं की थी। इससे पैरानोइया के बारे में हमारे सिद्धांत का खंडन होता दिखाई देता था। आलम्बन का समकामी चुनाव आरंभ में विषमकामी चुनाव की अपेक्षा सौगतों से अधिक नजदीकी संबंध रखता है। इसलिए जब कोई प्रबल नापसंद समकामी उत्तेजन प्रत्याख्यात अर्थात अस्वीकृत होता है तब उससे स्वगति पर पहुंचने का रास्ता पा लेना विशेष रूप से आसान है। इन व्याख्यानों में मुझे अब तक यह बताने का कोई मौका नहीं मिला कि जहां तक हम जानते हैं वहां तक जीवन में प्रेम आवेग का मार्ग जिस आधारभूत रूपरेखा पर खड़ा है वह क्या है और ना मैं अब इस विषय पर विशेष कुछ कह सकता हूँ। मैं सिर्फ इतनी बात आपसे कहता हूँ कि आलम्बन का चुनाव जो स्ववृत्ति की अवस्था के बाद राग के परिवर्तन में अगला कदम है, 2 प्रारूपों के अनुसार आगे बढ़ सकता है। या तो वह स्ववृत्तिक प्रारूप है जिसके अनुसार स्वयं अहम के स्थान पर इससे यथासंभव अधिक से अधिक मिलता जुलता कोई व्यक्ति आलम्बन के रूप में ग्रहण कर लिया जाता है, या एनेक्लिटिक प्रारूप जिसमें राग भी उन्हीं व्यक्तियों को आलम्बन के रूप में चुनता है जो जीवन में आदिम आवश्यकताओं की संतुष्टि करने के कारण प्रिय बन गए हैं। आलम्बन चुनाव के स्ववृत्तिक प्रारूप पर प्रबल रागबद्धता भी व्यक्त समकामियों के स्वभाव का एक गुण होता है। आपको याद होगा इस सत्र के अपने पहले व्याख्यान में मैंने एक स्त्री की भ्रमात्मक ईर्ष्या का उदाहरण दिया था। अब जबकि हम अपने अध्ययन को प्रायः समाप्त करने वाले हैं, आप निश्चित ही यह जानना चाहेंगे कि मनोविश्लेषण भ्रम की क्या व्याख्या करता है, परंतु जितनी आप आशा करते हैं उससे बहुत कम मैं आपको बता सकता हूँ। मनोग्रस्तताओं की तरह भ्रमों के भी तार्किक युक्तियां और वास्तविक अनुभव से आप प्रभावित रहने की व्याख्या उस संबंध सूत्र के द्वारा ही की जाएगी जो उनमें और उस अचेतन सामग्री में होता है जो भ्रम या मनोग्रस्तता द्वारा अभिव्यक्ति भी होती है और रोक कर भी रखी जाती है। इन दोनों में जो अंतर है उनका आधार इन दोनों रोगों के स्थान, वृत्तियां और गति के अंतर है। पैरानोइया की तरह मेलाकोरिया अर्थात उदासी रोग। प्रसंगता यह कह देना अनुचित न होगा कि इस रोग के अंतर्गत बड़े भिन्न प्रकार के रोग प्रारूप रखे गए हैं कि भी भीति रचना की कुछ झांकी प्राप्त करना संभव हुआ है। हमने देखा है कि रोगी अपने आप को जिस निर्दयता से फटकारते हैं वह असल में दूसरे व्यक्ति से संबंध रखती है, अर्थात वह उस यौन आलंबन से संबंध रखती है जो नष्ट हो गया है या जिसे आपने किसी दोस्त के कारण पसंद करना बंद कर दिया है। इससे हमने यह नतीजा निकाला है कि असल में उदासी रोगी ने अपना राग आलंबन से हटा लिया है, पर एक ऐसे प्रक्रम द्वारा जिसे हम स्वरतिक अभिन्नीकरण कहते हैं, जिसने उसने अहम के भीतर ही आलंबन को स्थापित कर लिया है और इसे अहम पर प्रक्षेपित कर दिया है। मैं आपको इस प्रक्रम की वर्णनात्मक रूपरेखा ही दे सकता हूँ। स्थान, वृत्त और गति की शब्दावली में इसकी रूपरेखा नहीं पेश कर सकता। तब स्वयं अहम से इस तरह व्यवहार किया जाता है मानो वह त्यागा हुआ आलंबन हो, उसे बदले और आक्रमण का वह सारा व्यवहार सहना पड़ता है जो आलंबन के उद्देश्य से होता है। उदासी रोगियों के आत्महत्या के आवेग भी यह मानने पर अधिक स्पष्ट हो जाते हैं कि रोगी मन
जो कटुता अनुभव करता है उसका संबंध प्रेम और घृणा के आलम्बनों से भी उसी तरह और उतना ही होता है जिस समय और जितना अहम हो। दूसरे सौरतिक विकारों की तरह उदासी रोग में भी भाव जीवन की विशेषता, जिसे ब्रूलर के अनुसार हम उभयता या एम्बीवैलेंस कहते हैं, विशेष रूप से सामने आती है। इसका अर्थ यह है एक ही व्यक्ति के प्रति विरोधी भावनाएं अनुरागपूर्ण और शत्रुतापूर्ण होती है। बदकिस्मती से मैं इन व्याख्यानों में उभयता पर अधिक कुछ नहीं कह सकता। सौरतिक नार्सिसिस्टिक आइडेंटिफिकेशन रूप के अलावा एक हिस्टीरिया वाला रूप भी होता है जिसे हम बहुत समय से जानते हैं। मैं चाहता था कि इन दोनों के अंतर आपके सामने थोड़े से सुनिश्चित शब्दों में स्पष्ट किए जा सकते। मैं आपको उदासी रोग के आवर्ती, साइक्लिकल और चक्रीय, साइक्लिक और पीरियोडिक रूपों के बारे में कुछ बता सकता हूँ जो आपको दिलचस्प लगेगा। अनुकूल परिस्थितियों में विशद मध्यांतरों ल्यूसिड इंटरवल्स अर्थात दौरों के बीच के बिना दौरे वाले समय में विश्लेषण द्वारा इलाज करके इस अवस्था या इसकी विरोधी अवस्था को फिर पैदा होने से रोका जा सकता है और मुझे इसमें 2 बार सफलता मिली है। इससे हमें यह पता चलता है कि अन्य अवस्थाओं की तरह उदासी रोग और सनक या मैनिया में संघर्ष का एक विशेष प्रकार का समाधान चल रहा होता है जिसकी सब पूर्व अपेक्षाएं दूसरे स्नायु रोगों की पूर्व अपेक्षाओं से मिलती जुलती है। आप कल्पना कर सकते हैं कि इस क्षेत्र में मनोविश्लेषण के लिए कितना काम करने को पड़ा है। मैंने आपसे यह भी कहा था कि सौरतिक विकारों के विश्लेषण द्वारा हमें विविध क्षमताओं और अवयवों से अहम की बनावट और संरचना की कुछ जानकारी प्राप्त होने की भी कुछ आशा थी। हमने एक जगह इसकी ओर कदम बढ़ाया था। प्रेक्षण के भ्रम के विश्लेषण से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अहम में एक ऐसी शक्ति या क्षमता होती है जो सदा ध्यान से देखती है, आलोचना करती है और तुलना करती है और इस तरह अहम के दूसरे हिस्से के मुकाबले में खड़ी हो जाती है। इसलिए हमारी राय में जब रोगी यह शिकायत करता है कि मेरे हर कदम पर कड़ी नजर रखी जाती है और मेरे विचार तक जान लिए जाते हैं और उनकी जांच की जाती है, तब वह एक ऐसी सच्चाई प्रकट करता है जिसे अभी सच्चाई के रूप में नहीं समझा गया है। उसकी इतनी ही गलती है कि वह इस नापसंद शक्ति को अपने से बाहर और अपने से अपरिचित किसी चीज में मौजूद बताता है। वह अपने अहम में एक ऐसी शक्ति का शासन देखता है जो उसके वास्तविक अहम और उसके सब कार्यों को एक अहम आदर्श से नापती है और यह अहम आदर्श अपने परिवर्धन के काल में उसने अपने लिए स्वयं पैदा किया है और हम यह भी अनुमान करते हैं कि उसने यह आदर्श प्राथमिक शैशवीय स्ववृत्ति से मिलने वाली आत्म संतुष्टि को फिर से प्राप्त करने के लिए किया है, जिसे तब से आज तक कितने ही आघात और आत्मपीड़न सहने पड़े हैं। अपनी आलोचना करने वाली इस शक्ति में हम अहम सेंसरशिप या अहम अधीक्षक अर्थात अंतःकरण को देखते हैं। यह वही सेंसरशिप है जो रात में स्वप्नों पर प्रयुक्त होती है, जिससे आग्रह इच्छा चेत उत्तेजनाओं के दमन पैदा होते हैं। जब देखे जा रहे होने के भ्रम में यह शक्ति बिखर जाती है तब हमें इसके उद्गम का पता चल जाता है और हम देखते हैं कि यह माता पिता तथा शिक्षकों के प्रभाव से और बालक के सामाजिक वातावरण से पैदा हुई है, जिसमें वह इनमें से कुछ व्यक्तियों से जो आदर्श मान लिए गए थे अपनी अभिन्नता स्थापित कर लेता है। स्ववृत्ति संबंधी विचारों पर मनोविश्लेषण का प्रयोग करने में जो परिणाम प्राप्त हुए हैं उनमें से कुछ ये हैं। इनकी संख्या अभी अधिक नहीं है और इनमें से बहुतों की रूपरेखा में स्पष्टता नहीं है। यह स्पष्टता नए क्षेत्र में तब तक नहीं आती जब तक कुछ अधिक परिचय न हो जाए। ये सब अहम राग या स्ववृत्तिक अवधारणा का प्रयोग करने से ही संभव हुए हैं, जिनके द्वारा हम स्थानांतर
आयु रोगों के लिए, स्थानांतरित रोगों के लिए स्थापित निष्कर्षों को स्वावतिक स्नायु रोगों पर भी लागू करते हैं। और अब आप यह पूछेंगे कि क्या स्वावतिक स्नायु रोगों से और मनोरोगों से सब रूपों को अवराग सिद्धांत के क्षेत्र में लाया जा सकता है? क्या यह हो सकता है कि इस रोग के परिवर्तन का कारण सदा और सर्वत्र मानसिक रागात्मक कारक ही होता है? और क्या आत्म संरक्षण की निसर्ग वृत्तियां में उसी परिवर्तन का कारणों में कोई स्थान नहीं होता? जीवन में यथार्थता या आवश्यकता के चलने से इनकार कर देता है, पर मुझे अत्यधिक संभाव्य मालूम होता है। अहम निसर्ग वृत्तियां गौर रूप से इसमें आती हैं और वाक के रोगजनक प्रभावों से उनके कार्यों में गड़बड़ी या विक्षोभ पैदा हो सकते हैं। न अहम दिखाई देता है कि यदि हमें यह मानना पड़े कि उग्र मनोरोग में स्वयं निसर्ग वृत्तियां प्रथमतः विक्षिप्त होती हैं, भविष्य ही इसका फैसला करेगा आपके लिए। अब जरा चिंता के बारे में फिर थोड़ा सा विचार किया जाए, जिससे हमने अपनी बात अस्पष्ट छोड़ दी थी, उस पर प्रकाश पाए। हमने कहा था कि राग, चिंता और राग का संबंध जो वैसे इतना सुनिर्दिष्ट है, इस प्राय निर्विवाद समस्या से बड़ी मुश्किल से संगत होता है कि खतरे को देखकर पैदा होने वाली वस्तुनिष्ठ चिंता आत्म संरक्षण की वृत्ति को प्रकट करती है। पर यह चिंता अब अहम निसर्ग वृत्ति के स्वार्थ के बजाय अहम राग से पैदा होता हो तो आखिरकार चिंता की दशा सदा हानिकारक होती है। जब यह तीव्र अवस्था में आ जाती है, तब इसकी हानि की ओर ध्यान जाता है। तब यह उस क्रिया में बाधा पहुंचाती है जो उस समय एकमात्र दृष्टिगत और समयोचित क्रिया होगी और आत्म संरक्षण का प्रयोजन सिद्ध करेगी, कि चाहे वह पलायन हो या आत्मरक्षा हो। इसीलिए हम आलंबन निष्ठ चिंता के भाव रूप घटक का कारण अहम राग को और इस क्रिया का कारण अहम संरक्षक निसर्ग वृत्तियों को बताते हैं, तो सब सैद्धांतिक कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। आप गंभीरता पूर्वक यह नहीं मान सकते कि हम इस कारण भागते हैं क्यों भय देखते हैं। नहीं, हम भय देखते हैं और भागते हैं, और इसका यह सामान्य आवेग है जो भय देखकर पैदा होता है। जिन लोगों को जीवन में सन्निकट खतरे का अनुभव हुआ है, वे बताते हैं कि हमें भय का अवबोधन नहीं हुआ, हमने सिर्फ वही क्रिया की। उदाहरण के लिए सामने से आते हुए पशु पर अपनी बंदूक तानी, यही वे उस समय निश्चित रूप से अधिक कर सकते थे। वे भूतकाल से संबंध रखते हैं, इसलिए हम उन्हें हटा नहीं सकते। इसके बाद जीवन का वह सब दुख जिसे हमने यथार्थता में कुंठा कहा है, कि वह जिससे जीवन का सारा प्रेम का अभाव पैदा होता है, अर्थात गरीबी, पारिवारिक झगड़े, विवाह में गलत साथी का चुनाव, प्रतिकूल सामाजिक अवस्थाएं और व्यक्ति पर नैतिक मूल्यों के नियमों की कठोरता। इन सभी में सफल इलाज की बहुत गुंजाइश है, पर इस इलाज को वियना की दंत कथा वाले कैसर जोसेफ के ढंग पर चलना पड़ेगा। कैसर जोसेफ ऐसा परोपकारी निरंकुश राजा था जिसकी इच्छा के आगे लोग सिर झुका देते और कठिनाइयां दूर हो जाती। पर हम चिकित्सा में इतना परोपकार कैसे कर सकते हैं? हम गरीब लोग हैं और समाज में हमारा कोई ऐसा प्रभाव नहीं, और हमें चिकित्सा करके अपनी रोजी कमानी। इसे हम दूसरे डॉक्टरों की तरह जो दूसरी विधियों से चिकित्सा करते हैं, बहुत गरीब लोगों का इलाज भी नहीं कर सकते, और फिर हमारे इलाज में बहुत समय और मेहनत लगती है। पर शायद आप अब भी अपनी पहले पेश किए जा चुके कारकों में से एक को पकड़े हुए हैं और यह समझते हैं कि उसके रास्ते हम अपना प्रभाव डाल सकते हैं। यदि समाज द्वारा लगाई गई परंपरागत रुकावटों के कारण रोगी को प्रवंचित होना पड़ा है, तो इलाज में उसे साहस प्राप्त होगा, और उसे सीधे यह सलाह भी दी जा सकती है कि वह इन रुकावटों को ना माने और अपनी संतुष्टि और स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए उस आदर्श को तिलांजलि दे दे जो बहुत आदरणीय होता हुआ भी प्राय दुनिया में रोज ठुकराया जाता है। तो स्वास्थ्य मुक्त रहन सहन से प्राप्त होता है। विश्लेषण पर निश्चित रूप से यह आरोप लगाया जाएगा
क्या यह सामान्य नैतिकता का पोषण नहीं करता? उसने व्यष्टि को जो कुछ दिया वह बाकी दुनिया से छीन लिया। पर विश्लेषण के बारे में ऐसी मिथ्या धारणा आपको किससे मिली, यह कहने की आवश्यकता नहीं। विश्लेषण संबंधी इलाज का एक भाग यह होगा कि मुक्त रहन सहन रखो। इसका एक यह कारण तो है ही कि हम स्वयं आपसे कहते हैं कि रोगी में रागात्मक इच्छाओं और दमन, यौन दमन में भोगात्मक और निवृत्ति की प्रवृत्तियों में जबरदस्त द्वंद्व चल रहा है। दोनों पक्षों में से एक को मदद देकर जिता देने से यह द्वंद्व दूर नहीं होता। यह सच है कि हम देखते हैं कि स्नायु रोगियों में निवृत्ति विजयी होती है, जिसका परिणाम यह है कि अवरुद्ध यौन आवेग लक्षणों के रूप में दिखाई देने लगते हैं। यदि इसके स्थान पर हम भोगात्मक पक्ष को जिता सकें तो कामुकता या यौन प्रवृत्ति का दमन करने वाले तिरस्कृत बलों को लक्षणों द्वारा अपनी क्षतिपूर्ति करनी पड़ेगी। इन दोनों में से किसी भी उपाय ने भीतरी व्यक्ति को सत्य में सफलता नहीं मिलेगी। दोनों अवस्थाओं में एक पक्ष प्रसन्न होगा और दूसरा हारेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। हैव अ नाइस डे।